2025 for minimum qualification for the faculty positions in universities and colleges ये रिलीज हो गया है फाइनली 6 जनवरी को। बहुत से लोग इसकी वेट कर रहे थे कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या आएगा, क्या नई चीज़ों को चेंज किया जाएगा, क्या पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या हमें डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी यूजी के बाद। ऐसे बहुत से र्यूमर्स भी आए और बहुत से क्वेश्चंस भी थे कैंडिडेट के। पर हम लोगों ने हमेशा यही बात की है कि हमें कुछ भी पहले से अज्यूम नहीं करना है, ड्राफ्ट का वेट करना है। तो स्टार्टिंग से मैंने हमेशा ये वीडियो में बात की थी कि नेट को कभी भी रिमूव नहीं किया जाएगा, पीएचडी को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ड्राफ्ट में भी आई है कि ड्राफ्ट में मेनली फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। जब ये ड्राफ्ट रिलीज हो रहा था तब भी हमारे यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार जी ने यही बताया था कि अगर हो सकता है हमारा जो टीचिंग स्टाफ है उन्होंने यूजी डिफरेंट स्ट्रीम से की हो, पीजी डिफरेंट स्ट्रीम से की हो, और जब वो फाइनली उनका टेस्ट चेंज हो गया है या चॉइसेस चेंज हो गई, उन्हें पता है कि मेरा टैलेंट इस पर्टिकुलर चीज में नहीं है, इसमें है, तो उसको ध्यान में रखकर ही ये ड्राफ्ट रेडी किया गया है। आपको पता है एमईपी में इसको भी फोकस किया गया था, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को, कि अगर आपकी यूजी डिफरेंट है, अगर आपकी पीजी डिफरेंट है, बट अगर आपने पीएचडी किसी और चीज में किया है, आपके स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में फील्ड में है, तो भी आपको हायर एजुकेशन में यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। तो उसी चीजों को ही यहाँ पर ध्यान में रखकर ये ड्राफ्ट किया गया है रेडी। पर बहुत से कैंडिडेट्स अभी तक ये सोच रहे थे कि क्या एपीआई को रिमूव कर दिया जाएगा, एपीआई रिमूव नहीं हुआ है। प्लस ये भी सोचते थे कि क्या नेट को रिमूव कर दिया जाएगा, नेट को भी रिमूव नहीं किया गया है। ये भी सोचते थे कि क्या पीएचडी के बिना ही हम आगे जा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी किया हुआ है पॉडकास्ट में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएचडी क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या क्यों जरूरी है हायर एजुकेशन में। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप नेट के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसरशिप चाहिए, अगर आपको प्रोफेसरशिप में जाना है, तो पीएचडी जरूरी है। पीएचडी एक काइंड ऑफ मास्टरी है एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में ही। और एक और चीज के बारे में बता देती हूँ स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम है कोई पर्टिकुलर ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है 1 मंथ के लिए। अब ये पब्लिक डोमेन में क्यों आया है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी फीडबैक क्या है। वो ड्राफ्ट इसलिए यहाँ पर पब्लिक डोमेन में आया है कि आपका सजेशन क्या है, आपकी फीडबैक क्या है, क्या आप इसको पसंद करते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, आप इसमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ हम इसके रिगार्डिंग एक लाइव सेशन भी लेंगे, जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे फाइनली डिस्कस हम लोग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे कि आपको क्या पॉजिटिव लगा, क्या इसको नेगेटिव लगा। इसी के बाद ही मैं अपनी फाइनल फीडबैक यहाँ पर दूंगी। तो यहाँ हम चलते हैं फाइनली अब ड्राफ्ट पर, जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर लाया गया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फोकस की गई है। एक और चीज़ यहाँ पर एक करियर एडवांसमेंट स्कीम की भी बात की है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं, आपको यहाँ पर अगर कोई पीरियड है जिसमें आपकी वेकेशन है, आपकी लाइफ मटर्निटी लीव पर है या किसी और पर्टिकुलर लीव पर है, तो उस पीरियड को भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया है, जो आप इस वीडियो के ड्राफ्ट में जान लेंगे। सो जान लेते हैं ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें। इनका फाइनल ड्राफ्ट जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर है। अगर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उस सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपका ये फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको 1 बाय 1 हर पॉइंट क्लियर कर देने वाली हूँ। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं पेज नंबर 4 पर, जो है आपके जनरल कंडीशंस को लेकर। 3.1 पॉइंट में मेंशन किया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जैसे कि अगर आप असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ओपनिंग्स निकलती है, तो उसको हैंडल कौन करता है, सारी प्रोसेस आपका संभालता कौन है, सिलेक्शन कमेटी, राइट। तो सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन सारा कुछ फाइनल होता है। तो यहाँ पर जो हमारी सिलेक्शन रहेगी, यहाँ पर जो भी प्रोसेस रहेगी वो मेरिट बेसिस पर रहेगी। और मेरिट बेसिस का मतलब आपको पता है यहाँ पर एपीएस कोर्स, ठीक है। एपीएस कोर्स के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो कि सिलेक्शन कमेटी आपका डिसाइड करती है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो अभी तक एक्सपेक्टेड था कि सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो भी वैकेंसीज रहेगी वहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो एग्जामिनेशन बेस्ड होगा, तो वो चीज़ मेंशन नहीं है, एपीएस कोर्स को रिमूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मेरिट बेसिस पर ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन होगी, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है। अब यहाँ चलते हैं 3.2 पॉइंट पे। तो जिनकी हमारी 4 ईयर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे जिसने किया है या जिनकी पीजी है, तो अगर आपकी यूजी, आपकी पीजी डिफरेंट स्ट्रीम से है और आपकी जो पीएचडी है वो आपने डिफरेंट स्ट्रीम से की है, तो इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट फाइनलाइज माना जाएगा, तो आपका जो भी आपकी डिसिप्लिन जिसमें आपकी पीएचडी होगी वो ही आपका यहाँ पर फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है अगर आपकी यूजी, आपकी पीजी डिफरेंट स्ट्रीम से है एंड पीएचडी डिसिप्लिन विद द सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट ऑब्टेन पीएचडी शैल बी कंसिडर
एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। तो जिस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी है, उसी सब्जेक्ट में फाइनलाइज माना जाएगा कि आप असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहे। तो डजंट मैटर कि आपने यूजी किस में किया है, डजंट मैटर कि आपकी पीजी किस में किया है, बट आपने अगर जिसमें पीएचडी किया है वो ही आपका फाइनल सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसको क्यों ध्यान में रखा गया है, इसको क्यों यहाँ पर ये पॉइंट आया गया है, ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स है उनको फोकस किया जाए। हो सकता है कि हमारा जो पीएचडी है वो हमने अपने सब्जेक्ट, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, उसमें किया है, बट जब मैंने यूजी किया था, जब मैंने पीजी किया था, ड्यू टू सर्टेन टाइम्स या ड्यू टू सर्टेन डिसीजंस या ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, मेरी यूजी पीजी डिफरेंट सब्जेक्ट में थी। बट अब जो मैं फाइनल डिसीजन ले रही हूँ कि मेरा जो पीएचडी है वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखकर किया है कि मेरी ये चॉइस फाइनल थी, तो इसी में ही मेरे आगे सिलेक्शन होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिसाइड किया, राइट। 3.3 पॉइंट में मेंशन किया है कि अगर आपका, अगेन सेम सेम ही क्राइटेरिया नेट के लिए भी है, कि अगर आपका यूजी डिफरेंट है, आपका पीजी डिफरेंट है, बट आपका नेट सेट है, जिस सब्जेक्ट में आपका नेट होगा, जिस सब्जेक्ट में आपका सेट होगा, वही आपका एलिजिबल माना जाएगा। आप उसी के लिए, उसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए, राइट। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। जो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज को मिलता है, वो सेम ही रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर, वन और मोर क्वालिफिकेशन इन इंडियन लैंग्वेज मीडियम में भी एनकरेज। तो यहाँ पर क्या है, ये अभी तक जो ड्राफ्ट आ गया है, इसके बाद आप सबकी फीडबैक मांगी जा रही है, आपसे सजेशन मांगा गया है, इसके बाद भी चेंजेस होने की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर मे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये अगर आपके पब्लिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट बुक चैप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आपकी बुक्स हैं, तो उसको आगे एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, और जिनकी पीएचडी जो है 1991 से पहले है, उसको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब चलते हैं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जब हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है, जब आपकी प्रमोशन हो रही है, तो किस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि जिन फैकल्टी मेंबर्स, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने, अगर आपकी नई अपॉइंटमेंट हो रही है, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ इनोवेशन कंट्रीब्यूशन किया है टीचिंग में, कोई रिसर्च में काम किया है, कोई यहाँ पर जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ स्पॉन्सर्स लेकर आए हैं, या कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन लैंग्वेज में, या फिर टीचिंग लर्निंग रिसर्च में कुछ काम किया है, स्टूडेंट इंटर्नशिप पर काम किया है, मूक्स के कंटेंट को क्रिएट किया है, या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज में कुछ काम किया है, या फिर स्टार्टअप्स किए हैं, तो उनको फोकस किया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन हो रही होगी, या फिर जब आपकी प्रमोशन हो रही होगी, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। तो आपको याद होगा कि जब हमारा जो एम जगदीश कुमार जी का फर्स्ट आर्टिकल आया था आफ्टर द इंटरव्यू, तो उसमें एक चीज़ मेंशन किया था कि इनोवेशंस पर ध्यान दिया जाएगा, स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाएगा, तो उसी को ही यहाँ पर ध्यान में रखकर बात की जा रही है कि जब आपकी सिलेक्शन होगी एंड जब आपकी प्रमोशन होगी, तब आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी के लिए, जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा टीचिंग्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसको ध्यान रखा जाएगा, राइट। तो इसको भी ध्यान रखना है आपके। इसके बाद एक और चीज़ 3.9 पॉइंट में लाइब्रेरियन ग्रेड्स के लिए मेंशन किया हुआ कि अगर आप लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा जब उनका सिलेक्शन हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ एक और चीज़ 3.10 पॉइंट में देखिए कि अगर आप डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन जब हो रहा होगा या प्रमोशन हो रहा होगा, तब इन सब चीज़ों को ध्यान रखा होगा। जैसे कि टीचिंग के लिए मैंने बताया, वैसे ही यहाँ पर भी है। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड अगर एकेडमिक पब्लिकेशंस होते हैं, तो उन्हीं को ही ध्यान दिया जाएगा। अगर आपका कोई सेल्फ पब्लिकेशन है, अगर कोई सेल्फ पब्लिशर से अगर आपका कोई बुक चैप्टर है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा वाइल सिलेक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर है। पीयर रिव्यूड जर्नल से ही आपके जो भी आपके चैप्टर्स रहेंगे, जो भी आपके जर्नल्स रहेंगे, रिसर्च पेपर रहेंगे, तो पीयर रिव्यूड में हैं, तो तभी इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 3.12 पॉइंट में देखिए, PhD degree shall be mandatory qualification for the promotion to assistant professor, associate and professor। तो अगर आपको यहाँ पर आगे जाना है हायर एजुकेशन में, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, PhD मैंडेटरी होगा। तो जो लोग बोल रहे थे कि डायरेक्टली यूजी में के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, PhD डिग्री हट जाएगी, नेट को हटा दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तभी मैंने आपको बहुत बार बोला था कि हमें अज्यूम पहले से नहीं करना है, हमें कुछ भी चीज़ों के ऊपर, र्यूमर्स के ऊपर नहीं
जाना। अब इसको अगेन स्क्रॉल डाउन करके सीधा आ जाते हैं यहाँ पर 4.1 पॉइंट पे। तो 4.1.1 में मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए होंगे? तो और करके यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन की हुई है। फर्स्ट आप देखिए कि यूजी डिग्री 75% से और का मतलब पता है ना या, हिंदी वाला या। तो और पीजी डिग्री विद 55% मार्क्स विद अ पीएचडी डिग्री, राइट? तो पीजी आपको अगर कंसीडर करें तो सीधा-सीधा बात करें पीजी प्लस पीएचडी का 1 पॉइंट हो गया, ठीक है? सेकंड पॉइंट में देखिए तो सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है पीजी डिग्री विद 55% विद आपका नेट, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज से नेट है, चाहे वो साइंस साइड से नेट है, मीन्स आपका यूजीसी नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है या आईसीएआर नेट है। तो सेकंड पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है कि पीजी डिग्री जो हमारे साइंस साइड वाले होते हैं, मीन्स जिन्होंने एमटेक किया है, कई बार उनमें नेट नहीं डिमांड की होती, तो वहाँ पर आपका कम से कम 55 मार्क्स। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो यूजी या तो 75 ऑब्लिक पीजी with 55 plus PhD, right? First point. Second point में mention है कि PG डिग्री with 55% मार्क्स प्लस आपका नेट, ठीक है? और जो थर्ड है वो प्रॉपर साइंस साइड वालों के लिए है 55 मार्क्स, 55% मार्क्स इन योर पीजी मीन्स एमई या एमडी। तो यहाँ पर आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में इन्होंने बहुत ही ईज़ी चीज़ों में मेंशन किया हुआ है हर चीज़। आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप जाते हैं, चाहे वो कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, तो उसमें आपका यहाँ पर मिनिमम 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। साथ ही में पीएचडी इज़ मैंडेटरी। पीएचडी कंपल्सरी है 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपका यहाँ पर पीएचडी कंपल्सरी है और इतना ही नहीं, रिसर्च पब्लिकेशंस मिनिमम 8 रिसर्च पब्लिकेशंस तो होनी ही चाहिए यहाँ पर पीयर रिव्यूड जर्नल में। इसके बाद आपका नोटेबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कम से कम 4 एरियाज़ में। इसके बाद अगर आप बात करें, अगर आपको प्रमोशन के लिए चाहिए आगे प्रोफेसर के लिए तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, 10 रिसर्च पब्लिकेशन तो पीएचडी तो चाहिए। गाइस आपको याद होगा मैं बहुत बार बोलती हूँ कि पॉडकास्ट देखिए और उस पॉडकास्ट में ना गाइस हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात की है कि अगर आपको हायर एजुकेशन फील्ड में आना है, आपको प्रमोशन चाहिए, मीन्स आपको इसी में ही करियर बनाना है तो पीएचडी चाहिए। क्यों पीएचडी चाहिए? पीएचडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे प्रमोशन लेना है दैट्स इट, उसके लिए मुझे पीएचडी चाहिए, नहीं। पीएचडी इसलिए भी चाहिए कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन गेन करनी है तो वो आपको पीएचडी ही दे सकती है, क्योंकि पीएचडी सिर्फ डिग्री नहीं है। पीएचडी क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में आपकी मास्टरी होना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये मैं जो अपना पॉइंट दे रही हूँ वो क्लियर भी हो रहा है। आप अपने सजेशंस, अपने फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जा रही है। इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंट स्ट्रीम्स रहती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रहते हैं या किसी और पर्टिकुलर फील्ड के रहते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मेंशन किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही एक चीज़ खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 5th पॉइंट में करियर एडवांसमेंट स्कीम। तो जब आपका करियर एडवांसमेंट स्कीम में क्या-क्या कंसीडर किया जाएगा, लाइक जगह अगर आप यहाँ पर लीव में जा रहे हो लाइक अगर आप मैटरनिटी लीव में जा रहे हो, चाइल्ड केयर लीव में जा रहे हो, स्टडी लीव में जा रहे हो, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, ये आपका करियर एडवांसमेंट स्कीम में जाएगा, राइट? सीएएस में जाएगा। तो इस ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट को यहाँ पर ये ड्रॉप कर देंगे एक्सपीरियंस में, इसको भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो जो सिलेक्शन कमेटी जब आपको आगे प्रमोशन दे रही है, एडवांसमेंट दे रही है, तो जब आपका जो ये टाइम पीरियड है उसको वेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा। वो आपकी टेन्योर और भी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात की है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी में कौन-कौन होगा यहाँ पर। तो जैसे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो कुछ सालों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो पर्सन रहते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है हायर एजुकेशन में। प्लस आपको एक चीज़ याद होगा कि आर्टिकल में एक चीज़ और मेंशन की थी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो उनको भी वेलकम किया जाएगा एकेडमिक्स में। तो वही टर्म है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की, जो पर्सन हमारे जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको भी वेलकम किया जाएगा यहाँ पर एकेडमिक्स में। और एक और चीज़ मेंशन है तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के एक टाइम में हायर एजुकेशन में, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते। सैंक्शन पोस्ट के लाइक अगर सैंक्शन पोस्ट 100 है तो इसका 10% ही अलाउ किया जाएगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को, अगर आप एक्सपर्ट्स हैं तो। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जो भी वीडियोस थी उसमें हमेशा से ये क्लियर किया था कि ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन को जिसको स्टार्टअप की नॉलेज होगी, ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन जो हमारा इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होगा वो हर पर्सन को बुला लेंगे हायर एजुकेशन में। फिर तो इसका मतलब होगा कि हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, नेट वालों की कोई डिमांड ही नहीं है, पीएचडी वालों की डिमांड ही नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसमें भी यहाँ पर कोई ना कोई क्राइटेरिया है। इसीलिए यहाँ पर एक मेंशन किया कि 10% से ज़्यादा नहीं होगा, कि अगर इनका यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पर्सन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है, तो ये 10% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकती, राइट? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें हैं जो अलग से यहाँ पर ये आया गया है ड्राफ्ट, वो भी उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। एक और चीज़ के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि है आपका फीडबैक को लेकर। तो जो आपने यूजीसी है, तो यूजीसी ने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका फीडबैक माँगा है। तो फीडबैक का टाइम पीरियड दिया है 1 मंथ का, राइट? तो 1 मंथ का टाइम पीरियड है, उसमें आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक देने से पहले आपको ये ड्राफ्ट गो थ्रू करना है। मेरी वीडियो से आपको आई होप क्लियर हो गया है। इसके बाद फिर भी आपका ये काम रहेगा कि नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके खुद से गो थ्रू करें और उसके बाद फीडबैक दें। तो हम जल्द ही इसके ऊपर एक लाइव सेशन लेने वाले हैं। तो लाइव सेशन में मैं भी आपका फीडबैक जानना चाहूँगी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इस ड्राफ्ट में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, क्या पॉइंट्स आपको बुरे लगे, क्या चीज़ों में चेंज होना चाहिए, रियलिटी में आप क्या चीज़ें फेस करते हैं। उसके बाद ही मैं अपनी भी फाइनल फीडबैक दूंगी। पहले आपसे इंटरेक्शन होगा, उसके बाद मैं भी अपनी फाइनल फीडबैक दूंगी, राइट? तो जल्द ही हम इसके ऊपर लाइव सेशन भी करेंगे। आई होप फर्स्ट जो आज की वीडियो है, आज की जो भी मैंने डिटेल्स आपसे बात की है, जो भी इंटरेक्शन है, वो फ्रूटफुल रही होगी। अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई, क्या आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके रिगार्डिंग भी बात करिएगा। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।